हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना शर्मा आपके सामने। आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हो? अच्छे हो? तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपके स्क्रीन पे क्या है, गवर्नर की मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिया था सब कुछ। उसकी कंडीशंस पढ़ा दी थी, इलेक्शन कैसे होता है गवर्नर का, और कैसे उसकी टर्म होती है, कितने मतलब कितना कार्यकाल होता है, ये सब पढ़ा दिया। उसके बाद आज मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी भाई इसकी क्या क्या पावर्स हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर और जुडिशियल पावर। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पावर की अगर हम बात करें तो भाई इसकी क्या पावर्स हैं उसको देख लेते हैं। तो सीक्वेंस वाइज देखें, साथ के साथ आप लिखते भी जाएं। भाई एक गवर्नर होता है, गवर्नर जो है स्टेट लेवल का एक एग्जीक्यूटिव होता है, और स्टेट जो एग्जीक्यूटिव्स होती हैं उसमें ही ये सम्मिलित होता है, ये सेंट्रल लेवल पे काम नहीं करता है। पहले तो ये समझ लें, गवर्नर की जो नियुक्ति की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। बात समझ में आई ना? पहले जो गवर्नर थी वो थी आपकी सरोजनी नायडू, जो महिला थी। अब उनकी बात करें कि भाई जैसे देखो कि अब फिलहाल की बात करें कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, ये बात तो आपको पता है। तो अब हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, तो बहुत ही एक अच्छी ट्रिक बताऊंगी। एग्जीक्यूटिव पावर में तो आप जो भी ये अपॉइंटमेंट करता है, क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है, वो सारी अपॉइंटमेंट किसके अंदर आती हैं? एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आती है। बात समझ में आई? और पार्लियामेंट से जो भी इसके पास राइट्स होते हैं, सॉरी पार्लियामेंट नहीं, जो मतलब स्टेट लेजिस्लेचर से, क्योंकि गवर्नर काम कर रहा है ना स्टेट पे, तो स्टेट लेजिस्लेचर के अनुसार अपॉइंटमेंट, ये जिसकी भी अपॉइंटमेंट करता है तो वो सभी अपॉइंटमेंट, मान लो ये चीफ मिनिस्टर की, अब मैं बताऊंगी इसमें देखो सारी अपॉइंटमेंट आएंगी एग्जीक्यूटिव पावर में कि भाई ये चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करेगा, एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट करता है, तो वो सारी इसकी कौन सी पावर है? वो आपकी इसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। समझ गए? और लेजिस्लेटिव पावर कौन सी है? जो स्टेट लेजिस्लेचर, इट मीन्स विधान सभा से, विधान पालिका से रिलेटेड जो भी इसकी पावर होती है, जैसे कि विधान परिषद में बैठकों को बुलाना और मतलब पहली बैठक आरंभ करवाना, और जो जॉइंट सेशन होते हैं उसको मतलब आयोजित करवाना, तो वो सभी किसका काम है? वो सभी ये है आपका लेजिस्लेटिव पावर। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर से जो भी इसकी पावर है वो सभी किसके अंदर आती है? लेजिस्लेटर। इसीलिए तो ये लेजिस्लेटिव पावर कहा गया है। और एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब है जहाँ पे लोगों को अपॉइंटमेंट, जहाँ पे लोगों को नियुक्ति दी जाती है। तो पहले देखेंगे हम एग्जीक्यूटिव पावर। कौन सी पावर देखेंगे हम? इनको नोट डाउन कर लें, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और ये स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, ये दोनों पावर्स। अब आप कभी नहीं भूलोगे याद करने में कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो भाई देखो, जो गवर्नर होता है, गवर्नर जो है क्या करता है? चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर के द्वारा की जाती है। बात समझ में आई? और इसकी नियुक्ति करने के बाद जो अदर और मेंबर्स होते हैं, कैबिनेट जो मेंबर मिनिस्टर होते हैं स्टेट लेवल पे, तो उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर के द्वारा की जाती है। बात समझ में आई आपकी, है ना? किसकी सलाह पे की जाती है। लेकिन और जो अदर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी चीफ मिनिस्टर के द्वारा भी अपॉइंटमेंट की जाती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। तो एग्जीक्यूटिव पावर में ये क्या है? ये जितने भी काम होंगे आपके स्टेट के अंदर वो सभी किसके नाम पे होते हैं? ऑल दी वर्क्स आर डन इन द नेम ऑफ गवर्नर। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों बिल्कुल सेम है, बस याद कर ले कि गवर्नर तो स्टेट लेवल पे काम करता है, प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे काम करता है, इसीलिए इन दोनों में डिफरेंस है। बाकी ये दोनों क्या है? बिल्कुल सेम है। प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, ऐसे ही गवर्नर क्या करता है? चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर में पहला क्या था? चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कर रहा, फिर उसके बाद कर रहा है ये अदर जो मिनिस्टर्स हैं उनकी नियुक्ति। उसके बाद आता है ये, और किसकी नियुक्ति करता है? एडवोकेट जनरल, जो कि सुप्रीम, जो कि हाईएस्ट लीगल एडवाइज़र होता है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल का सबसे बड़ा हाईएस्ट लीगल जो आपका वो एडवाइज़र होता है वो होता है आपका एडवोकेट जनरल। और एडवोकेट जनरल जो होता है वो किसके द्वारा अपॉइंटमेंट मिलती है? वो ध्यान रखें, वो गवर्नर ही देता है उसको अपॉइंटमेंट। और उसका
टेन्यूर है, कितने दिन तक वो काम कर सकता है, वो भी गवर्नर के द्वारा सर्टेन किया जाता है। जितना गवर्नर चाहे उसको तब तक उसके पद पर रख सकता है। बात समझ में आई? और भाई देखेंगे इसकी क्या करता है, ये इलेक्शन कमीशन, स्टेट लेवल का इलेक्शन कमीशन होता है। इलेक्शन कमीशन का मैंने आपको फंक्शन बता दिया, वो क्या करता है, स्टेट लेवल पे जितने भी उसके चुनाव होते हैं, चुनावों का आयोजित करवाता है और सारी जो प्रबंध होता है इलेक्शन का उसको आयोजित कराता है। तो वो सभी स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन में कमिश्नर कुछ जो क्या होते हैं, चेयरपर्सन्स होते हैं और अदर मेंबर्स होते हैं। तो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है भाई गवर्नर के द्वारा। बात समझ में आई? अब तो समझ में आ गया ना। तो एडवोकेट जनरल, स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो आपके वो होते हैं मेंबर्स और चेयरपर्सन होते हैं, उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आपके गवर्नर के द्वारा की जाती है ना। और आपके आते हैं आपके स्टेट जो है, जैसे यूपीएससी, तो यूपीएससी कौन कंडक्ट करा रहा था, यूपीएससी की जो आपके चेयरमैन और अदर मेंबर्स थे उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही थी, वो सेंटर लेवल पर था, उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जा रही थी। लेकिन अब जो है ये एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके और जो मेंबर्स होते हैं और अदर चेयरमैन होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उनकी नियुक्ति आपके गवर्नर के द्वारा की जाती है। और इनका टेन्योर कितने कार्यकाल तक अपने पद पे रह सकते हैं उसको भी सर्टेन, उसकी भी जो डिटरमाइन निश्चित की जाती है वो भी गवर्नर के द्वारा, और गवर्नर की बिना मर्जी की ये अपने पद से नहीं हट सकते हैं। बात समझ में आई? तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिए भाई। एग्जीक्यूटिव पावर में कौन कौन सी पावर्स आती हैं, और इसमें एक पावर भी है, ये क्या होता है भाई, ट्राइबल वेलफेयर। ट्राइबल वेलफेयर जो होती है, ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है गवर्नर। कौन कौन से प्रदेशों का, वो है आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है भाई, और है आपका एमपी। तो इन चारों प्रदेशों का क्या है भाई, आपका ये गवर्नर जो है क्या है, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है। इनमें क्या, क्योंकि ये दोनों, ये जो चारों हैं, इनमें पता क्या है, इनमें जो भील होते हैं, जो जनजातियां होती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भैया क्या करता है, काम करता है। समझ में आई ना। और ये उस कंडीशन पे जब आपातकालीन स्थिति लग जाए तो ये पूरे स्टेट का फिर क्या हो जाता है, समझ लो, फिर पूरा जो स्टेट है इसी के अंडर में काम करता है, गवर्नर के में। फिर सारी पावर जो है स्टेट में किसके पास आ जाती है, चीफ मिनिस्टर वाली पावर, सब कुछ सारी पावर फिर गवर्नर के हाथ में चली जाती है। बात समझ में आई? जब आपातकालीन स्थिति लग जाती है। अब भाई देखते हैं, ये तो थी इसकी एग्जीक्यूटिव पावर। अब देखते हैं भाई लेजिस्लेटिव पावर क्या है। जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर, जो विधान पालिका है, उससे रिलेटेड जो भी पावर्स होंगे वो सभी स्टेट इसकी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आएंगे। इसीलिए तो इसको स्टेट लेजिस्लेचर से ही क्या निकल के आया, लेजिस्लेटिव। बात समझ में आई? तो ये क्या करता है, आपकी जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, विधान पालिका होती है, उसमें क्या करता है, पहली जो बैठक होती है, फर्स्ट जो सीटिंग होती है, उसको क्या समनिंग करता है ना। और पहला काम तो भाई ये है इसका, ठीक है। और सेकंड काम क्या है, जो आपके भाई वो होते हैं, स्पीकर होते हैं, और आपके क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। स्पीकर जो होता है स्टेट असेंबली में होता है, स्टेट काउंसिल में क्या होता है, चेयरमैन होता है। तो स्टेट असेंबली में जो स्पीकर होता है, उसकी उस कंडीशन पे मान लो वो बीमार हो जाता है, तो उस कंडीशन पे वो क्या कर सकता है, जो गवर्नर है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी मेंबर को, अदर मेंबर्स हैं उनमें से किसी को भी एज ए स्पीकर की तरह नियुक्ति कर सकता है। समझ में बात आ गई? ऐसे ही ये चेयरमैन की जगह भी अदर जो मेंबर्स को नियुक्ति कर सकता है कुछ दिन के लिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता चेयरमैन। बात समझ में आई? और सेकंड ये है कि भाई जब जॉइंट सीटिंग होती है स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट काउंसिल की, तो उस जॉइंट सीटिंग को कौन बिठाने का काम करता है, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर की मर्जी के आदेश के अनुसार ही वो जो जॉइंट सीटिंग है वो बैठाई जाती है ना। और फंक्शन है भाई इसका, ये क्या करता है, स्टेट लेजिस्लेचर में
जो स्टेट जो असेंबली है, क्योंकि स्टेट जो लेजिस्लेचर होती है वो दो चैम्बर से मिलके बनी होती है, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल। बात समझ में आई? तो स्टेट जो असेंबली होती है उसमें से एक उसके मेंबर्स होते हैं, तो एक मेंबर जो होता है वो खुद गवर्नर अपनी मर्जी से नॉमिनेटेड करता है। एंग्लो इंडियन किसको? एंग्लो इंडियन जो होगा उसको ही एक नॉमिनेटेड किया जाएगा उन सभी मेंबर्स में से स्टेट असेंबली के अंदर। और स्टेट काउंसिल के अंदर जो है ये क्या करता है, 1/6 मतलब 1/6 जो मेंबर हैं किसके? स्टेट काउंसिल के। किसके भाई? स्टेट काउंसिल के। तो उनमें से क्या करेगा, उन लोगों को ये चुनता है जो जिन लोगों के पास साइंस में, आर्ट में और खेल कूद में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हो, उन्हें अच्छी रुचि हो, उनसे रिलेटेड ये क्या करेगा, और मतलब लिटरेचर में अच्छी नॉलेज हो तो उनको नियुक्ति कर देगा एज ए स्टेट काउंसिल मेंबर की तरह। इसको आज़ादी है और ये 1/6 हर साल जो है नियुक्त किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा हर अलग अलग स्टेट्स में। बात समझ में आई? तो भाई ये क्या है, ये लेजिस्लेटिव पावर के क्या है, गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं ये। अब भाई देखेंगे, ये तो थी स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड पावर्स। अगर बात की जाए फाइनेंशियली पावर, पैसे से संबंधित, वित्तीय शक्ति, क्या बोलते हैं इसको भाई? हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सुन ले, इसको कहते हैं हम भाई वित्तीय शक्ति, ठीक है, और इसको कहते हैं विधायी शक्ति। इसको कार्यवाही शक्ति। नोट डाउन कर ले, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अब पढ़ ले, है ना। जुडिशली, न्यायिक शक्ति, बहुत ही हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियली पावर इसके पास क्या होती है? पहली बात तो ये फाइनेंस, जो स्टेट लेवल पे फाइनेंस जो कमीशन होता है भाई, उसके जो इसके जो चेयरमैन होते हैं या फिर चेयरपर्सन बोल सकते हो, तो उनकी जो नियुक्ति करता है, अदर मेंबर्स की नियुक्ति की जाती है भाई, किसके द्वारा की जाती है? वो उसके गवर्नर के द्वारा की जाती है। तो लेखा जोखा, क्योंकि फाइनेंस जो कमीशन होता है वो स्टेट लेवल पे जितना भी क्या होता है, वित्तीय संबंधी मैटर होता है उस सभी को जांच करता है। इसीलिए इसके पास पावर है कि फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उनकी जो टेन्योर है उसको भी, कोई कितने दिन तक ये रह सकते हैं उसको भी सर्टेन गवर्नर के द्वारा किया जाता है। बात समझ में ये तो आ गई। और इसकी पावर क्या हो सकती है? जो आपके जो मनी बिल पास किए जाते हैं स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल में, दीज ओनली डिटरमाइन एंड पास बाय द गवर्नर, अदरवाइज दे कैन बी नॉट पास बाय एनी स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल। बात समझ में आई? तो जब तक ये नहीं चाहेगा तो जो मनी बिल पास नहीं हो सकता। ये बिल को रिजर्व, इसके पास एक दूसरी पावर है जो प्रेसिडेंट नहीं करता, वो है भाई ये रिजर्व कर सकता है कि उसको बिल को प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए, तो ये रिजर्व करने की इसके पास क्या है? पावर है, ठीक है। तो पहले जो बिल पास होता है वो स्टेट असेंबली के पास होगा, फिर स्टेट काउंसिल से पास होता है, फिर कहाँ जाता है भाई? वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। नहीं, पहले मतलब गवर्नर उसको रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट के पास, और अगर प्रेसिडेंट ने अगर उसको कर दिया पास तो वो पास हो जाएगा, वरना फिर दोबारा भेजा जाता है उसको। समझ गए ना? और दोबारा भी लेकिन मनी बिल में आप समझ लें, मनी बिल में सिर्फ एक ही बार में क्या करना होता है? प्रेसिडेंट को बिल को पास करना होता है। समझ गए ना? क्योंकि वो बाध्य होता है, क्योंकि मनी बिल जो है वो है मतलब वित्तीय से पैसे से संबंधित बात होती है, उसमें जो है प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता है। और दोबारा अगर कोई चीज़ भेजी जा रही तो वो फिर बाध्य हो जाती है। एक बार मान लो वो मनी बिल नहीं है और वो दोबारा भेजा गया प्रेसिडेंट के पास, तो जो प्रेसिडेंट है वो बाध्य हो जाएगा दोबारा जो भेजे हुए बिल पे भाई कि अब सहमति दे दी जाए, ठीक है। अब जुडिशली पावर क्या हो सकती है इसके पास? फाइनेंशियल पावर का एक और पॉइंट बता देती हूँ। ये कंसोलिडेट फंड में से स्टेट के लिए क्या कर सकता है? पैसा खर्च कर सकता है। जो संचित राशि होती है स्टेट की, गवर्नमेंट राशि होती है, वो टैक्स आता है बहुत सारा, वो
कैसे हो जाती है, वो संचित हो जाती है भाई गवर्नमेंट के फंड में। और वो गवर्नमेंट का फंड में से ये गवर्नर जो है पैसे निकाल के स्टेट के काम में लगा सकता है, स्टेट की जो राज्य के प्रदेश के जो लोग हैं उनकी प्रगति के लिए हैं, जैसे रोड बनवाना, स्कूल्स वगैरह का निर्माण करवाना और कोई स्कीम निकलवाना, तो उसके लिए वो संचित निधि में से पैसे निकाल के उसको खर्च कर सकता है। इसके पास ये पावर है फाइनेंशियली। बात करते हैं जुडिशली पावर की। आ जाओ तो भाई जुडिशली पावर देख लेते हैं। इसका फंक्शन जो है क्या है, ये क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, ठीक है, जो सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट्स होते हैं उनके जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है कौन, गवर्नर। बात समझ में आई। और ये क्या कर सकता है, ये उसको अपॉइंटमेंट दे सकता है, प्रमोशन कर सकता है, ठीक है, और उसका ट्रांसफ़र कर सकता है। कंसल्ट विद दी किसके साथ कंसल्ट करके, ये हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। बात समझ में आई। तो ये सभी क्या थी, गवर्नर की पावर्स थी। तो ये पार्ट मेरा सेकंड था। मैंने सिर्फ 2 पार्ट्स में आपका गवर्नर पढ़ा दिया, दैट्स वेरी इजी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे अगला टॉपिक चीफ मिनिस्टर। तो मेरे साथ बने रहे, ठीक है, इन सीरीज़ पे। नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी ही लेटेस्ट और न्यू वीडियोस पॉलिटी से रिलेटेड सभी यू स्टूडेंट्स के पास पहुंची जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू एंड बी कंटिन्यूअस विद योर स्टडी।